अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मारूजी सवालात जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबरों के लिए। तो हमारा टारगेट यही है कि उन 20 क्वेश्चन का हम जवाब 20 के 20 सही कर पाएँ। तो हम कुछ टेस्ट लगाएंगे जिससे हमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमारा ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले जो सबसे पहले हमने जो सॉल्व किया था वो मॉक टेस्ट ही था। उसके बाद जिन टॉपिकों को आपके सिलेबस में बताया गया था कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन सारे टॉपिकों को हमने कराया है। फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा ये मॉक टेस्ट दूसरा है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपकी कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहती हूँ। कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, तो मैं पहले उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम आगे मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहला डाउट जो है, ये पहला डाउट आया है अलकमा खां का। इन्होंने कहा है कि मैम 8 वाले क्वेश्चन का आंसर डी दिया है क्वेश्चन बैंक में, क्या होगा? आई एम कन्फ्यूज्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, और ये 2023 में पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। तो वहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुहावरा 100 सुनार की एक लोहार की के क्या माने हैं। तो पहली बात ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं है, क्योंकि मुहावरा के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप बड़ी जल्दी से पहचान सकते हैं जिस जुमला के लास्ट में नू अलिफ जबर ना आएगा, इसका मतलब ये हमारा मुहावरा है। लेकिन अगर नू अलिफ जबर ना आए तो इसका मतलब ये है ये हमारा ज़रबुल मिस्ल है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहावत कहते हैं। तो ये कहावत है, पहली गलती ये है। और फिर इसके बाद अगर आप इसके चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों के चारों गलत हैं, कोई भी बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है। जैसे एक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है सख्त जवाब देना, दूसरा है किसी को एक बार आजमाना, तीसरा है साफ बात करना, और चौथा है गाफिल नुकसान में रहता है। तो अगर आपके क्वेश्चन बैंक में डी दिया है तो ये डी सही नहीं है। वैसे ज़्यादा सही तो ये सख्त जवाब देना भी नहीं है, और किसी को एक बार आजमाना ये भी नहीं हो सकता, साफ बात करना ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका जो सही जवाब हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही तो जवाब ये है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब होगा कि कमज़ोर आदमी के मुकाबले ताकतवर की एक ज़र्फ काफ़ी है। यानी कोई कमज़ोर इंसान होगा वो किसी चीज़ को कई बार करेगा, 100 बार करेगा मान लीजिए, लेकिन अगर कोई ताकतवर है, कोई पहलवान इंसान है, तो वो उसी चीज़ को एक बार में उसको कर सकता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि गाफिल नुकसान में रहता है, ये ज़्यादा सही आंसर नहीं होगा। तो हम कुछ हद तक मान सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि सख्त जवाब देना हो सकता है। इसके बाद अगला डाउट है राहुल कुमार का। ये कह रहे हैं मैम लक़ब क्या होता है। तो ये भी 2023 के ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ों को समझिए। एक होता है लक़ब। क्या होता है लक़ब, पहले ये समझते हैं। तो लक़ब वो होता है जो किसी आदमी को किसी खूबी या खराबी के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, यानी जो नाम अवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा नौशा या दुल्हा बाबू जो है ये दिल्ली के लोग कहते थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को, इस वजह से हम इसको लक़ब कहेंगे। और जो एक दूसरा होता है खिताब। क्या होता है? खिताब। ये क्या होता है?
तो खिताब वो है जो सरकार यानी कि हुकूमत की तरफ से या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाए। किसी इंसान की कोई खिदमत उसने की हो या कोई उसमें काबिलियत हो, उसके बिना पर जो हुकूमत की तरफ से मिलता है उसे हम खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं? खिताब। तो ये मिलता है हुकूमत की तरफ से यानी सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसे हम खिताब कहते हैं। लेकिन जो अवाम की तरफ से दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। इसके बाद अगले डाउट्स पर आते हैं। अगला डाउट जो है ये है मोहम्मद आदिल का। ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोर्ड कॉपी कैसे लिखें? लाइन छोड़कर लिखें या फिर ना छोड़ें, क्या करें? तो ये इसमें कंफ्यूज है कि लाइन छोड़ें या ना छोड़ें। तो आप देखिए, लाइन छोड़ भी सकते हैं, ना भी छोड़ें, इससे आपके नंबरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद लाइन छोड़कर लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी राइटिंग अच्छी है, आप स्पीड में लिख पा रहे हैं तो लाइन ना छोड़िए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है और स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं तो लाइन छोड़ देना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी माने तो लाइन छोड़ें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है फिर भी छोड़ें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में कॉपी जो दी जाती है वो 16 पेज होते हैं उसके अंदर। तो उन 16 पेजों को भरने के लिए अगर आप लाइन छोड़ कर लिखेंगे फिर भी नहीं भरेगी। कि कोई सा भी आप एक सेट सॉल्व करके देखिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2020, 23 यानी जो भी पूछे गए थे उनका एक भी सेट अगर आपने पूरी तरह से सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके जो जवाबात हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो आप लाइन छोड़कर लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगला डाउट आया है यूज़र करके। इनका डाउट है कि मैम बुक में फ़ेल मुतअद्दी की जगह फ़ेल इस्तिमरारी या माजी इस्तिमरारी दिया है, मैम बताइए क्या सही है? बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। तो देखिए, कई सारी बुक होती हैं और सब में अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये मैंने आपको उर्दू कवायद में पढ़ाया था, फ़ेल की किस्में कितनी होती हैं और इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल, हुर्फ़, उन सब की किस्मों के बारे में बताया था जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं तक, ज़्यादा डीप में नहीं बताया था। तो पहले हम समझते हैं कि हमने आपको क्या बताया था, उसके बाद आगे इसको भी जोड़ेंगे जिसमें आप कन्फ्यूज़ हैं। तो ये यहाँ हमने आपको बताया था कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, तो इसमें बताया था कि 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आता है फ़ेल माजी, दूसरा है फ़ेल हाल, तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल माजी वो होता है जो हमारे पास्ट की बात करे, यानी जो चीज़ें हो चुकी हों उसे हम फ़ेल माजी कहते हैं। तो अब इस फ़ेल माजी की भी 6 किस्में होती हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता था इतने डीप में, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो फ़ेल माजी है इसकी 6 किस्में होती हैं टोटल। नंबर 1 पर आता है माजी मुतलक। क्या आता है? माजी मुतलक। फिर दूसरे नंबर पर आता है माजी करीब। क्या आता है? माजी करीब। इसके बाद फिर अगला आता है तीसरे नंबर पर, वो क्या है? तो माजी बाईद। क्या है? माजी बाईद। फिर इसके बाद में जो आप कंफ्यूज हो रहे थे उसका नाम आता है, यानी माजी इस्तिमरारी। ये माजी इस्तिमरारी जो है ये इसी फ़ेल माजी की ही एक किस्म है जिसका नाम माजी इस्तिमरारी है। फिर 5वें नंबर पर आता है माजी शक्की। क्या आता है? माजी शक्की। और फिर इसके बाद में जो लास्ट है उसका नाम है माजी तमन्नाई। क्या है? माजी तमन्नाई। तो ये टोटल कितनी किस्में हुई? ये टोटल 6 किस्में होती हैं जो फ़ेल माजी की हैं। अब हम जानते हैं फ़ेल इस्तिमरारी, जो फ़ेल माजी की एक किस्म है, वो क्या होता है? तो फ़ेल इस्तिमरारी वो फ़ेल माजी है जिससे ये ज़ाहिर हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में लगातार होता रहा। जैसे क्या हुआ? जैसे उठता था, तो ये क्या बताया जा रहा है? उठता था। तो ये इसको हम कहेंगे फ़ेल इस्तिमरारी या माजी इस्तिमरारी। फ़ेल नहीं, फ़ेल तो फ़ेल माजी की ही किस्म है जिसका नाम है माजी इस्तिमरारी। तो उठता था या रोता था, खरीदता था, जाता था, लाता था, ये सारी चीज़ें, यानी ये लगातार चीज़ें हो रही थी, तो इसी को हम कहते हैं माजी इस्तिमरारी। इसके बाद बात करते हैं मानों के लिहाज से फ़ेल की किस्में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मानों के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 पर है फ़ेल लाजिम, दूसरा है फ़ेल मुतअद्दी और तीसरा है फ़ेल नाक़िस। तो फ़ेल मुतअद्दी की जगह ये नहीं हो सकता फ़ेल इस्तिमरारी, बल्कि ये तो
फ़ेल माजी की ही एक किस्म है माजी इस्तिमरारी, तो ये यहाँ पर होगा। आई होप मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाई हूँ। और अगर आपको इसके अलावा और कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली अगली वीडियो में आपके डाउट्स को लिया जाए और उसको क्लियर किया जाए। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नाविल उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अफसरी बेगम, दूसरा है खानम, तीसरा है उमराव जान, चौथा है गौहर मिर्जा। अब बताइए कौन सा सही होगा। और लास्ट में ये ज़रूर बताइए कि ये जो टोटल 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनमें आपने कितना सही किया। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप बताइए कि जो उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार कौन है। तो इसका जो मरकज़ी किरदार है ये उमराव जान खुद हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मुतला, दूसरा है मक्ता, तीसरा है बैतुल गज़ल और चौथा है हुस्न मतला। तो जो मुतला होता है ये गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे आखिरी पूछा गया है तो ये मुतला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं तो उसे हम मुतला कहते हैं, लेकिन गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस यूज़ करे। तखल्लुस क्या होता है, तो तखल्लुस वो होता है जिसमें शायर अपना छोटा नाम यूज़ करे। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनका तखल्लुस है गालिब, और अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका तखल्लुस है हाली। तो ये जो तखल्लुस अपने शेर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको कहते हैं मुक्ता। ये गज़ल के आखिरी शेर में होता है। बैतुल गज़ल क्या होता है, तो बैतुल गज़ल हम कहते हैं गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। और हुस्न मतला ये गज़ल के दूसरे शेर को कहते हैं, यानी ऐसे करके दो दो लाइनों की एक शेर होती है गज़ल में, तो जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी लाइन की ये जो शेर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। और पहले को क्या कहते हैं, पहले को मुतला कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम मुक्ता कहते हैं। तो गज़ल की ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है ऊंची दुकान फीका पकवान क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मुहावरा, दूसरा है ज़रबुल मिस्ल, तीसरा है मिसरा, चौथा है शेर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नू लिखा हुआ है, बट नू अलिफ जबर ना नहीं है। तो अगर लास्ट में, जुमला के लास्ट में नू अलिफ जबर ना होता तभी तो हम कहते हैं कि ये मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर नू अलिफ जबर ना नहीं है, तो हम ये समझ गए कि ये मुहावरा नहीं है। तो क्या है, तो वो हमारा ज़रबुल मिस्ल है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहावत कहते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए, आपको पहचानना हो कि मुहावरा या ज़रबुल मिस्ल है, तो आप मिनटों सेकंडों में इसको सॉल्व कर देंगे इस ट्रिक के जरिए। इसके बाद इन दोनों को भी हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। मिसरा क्या होता है, जैसे कोई गज़ल होती है, गज़ल के 2 लाइन में जो लिखा जाता है, इसकी चाहे ये पहली लाइन या दूसरी लाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गज़ल की इस कोई सी एक लाइन जो 2 लाइनों से मिलकर एक शेर बनता है, लेकिन एक कोई सी भी लाइन को हम मिसरा बोलते हैं, यानी 2 मिसरे से मिलकर एक क्या बनता है, शेर बनता है। तो ये 2 मिसरे जब आपस में मिलते हैं तो इसी को हम शेर कहते हैं। जैसे कोई एक शेर ले लीजिए, जैसे क्या है, सफ़र तन्हा नहीं करते, तो ये एक मिसरा कहलाएगा। सुनो ऐसा नहीं करते, तो ये दूसरा मिसरा कहलाएगा। अब इन दोनों मिसरे से मिलकर ही शेर बनता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है नज़ीर अहमद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है हादी रुस्वा, चौथा है कृष्णचंद। अब बताइए कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है। तो जो उर्दू के पहले नावल निगार हैं वो हैं नज़ीर अहमद, जिनका पूरा नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने सबसे पहला कौन सा नावल लिखा अगर पूछा जाए तो ये पहले नावल लिखने वाले मिरातुल उरूस है। क्या है, मिरातुल उरूस।
मिरातुल उरूस, ये इनका सबसे पहला नावल है। और इसमें इन्होंने कौन सी बातें की हैं, तो औरतों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इसमें इन्होंने बात की है, यानी औरतों की तालीम के बारे में बात की है, जिसका नाम मिरातुल उरूस है। तो ये लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। लेकिन प्रेमचंद ने क्या लिखा, तो इनको उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। तो और इनका जो पहला अफसाना है वो कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कुछ लोग इनको मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं किसको, हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम को। और उन्होंने पहला जो अपना अफसाना लिखा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नशे की पहली तरंग। इसके बाद हादी रसुआ ने क्या लिखा है, तो हादी रसुआ ने लिखा है नाविल कौन सा नाविल लिखा है, बहुत ही फेमस है, उसका नाम है उमराव जान अदा। इसके बाद कृष्णचंद, तो कृष्णचंद को शहंशाह अफसाना कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि फितरत बुखारी, यहाँ फितरत नहीं बल्कि पितरस होना चाहिए, ये गलत है, इसको सही करिए, ये फितरत नहीं बल्कि पितरस, क्या है, पितरस बुखारी। हाँ, अब सही होगा कि पितरस बुखारी का असल नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सैयद बुखारी, दूसरा है अहमद शाह बुखारी, तीसरा है अकबर बुखारी, चौथा है सुल्तान बुखारी। बताइए कौन सा सही होगा। तो जो पितरस बुखारी थे इनका असल नाम था अहमद शाह बुखारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि हसरत किस शायर का तखल्लुस से, तखल्लुस हमने आपको बताया था कि शायर अपना जो छोटा नाम यूज़ करता है तो उसको हम तखल्लुस बोलते हैं, लेकिन उसका असल नाम या पूरा नाम कुछ और होता है। तो हसरत जो है, हसरत मुहानी के नाम से जो फेमस हैं, मुहान में रहते थे, इस वजह अपने नाम के साथ ये मुहानी लिखते थे। लेकिन ये किस शायर का नाम है, ये किस शायर का ये तखल्लुस है, यानी इनका असल नाम क्या है, या बचपन का नाम या पूरा नाम कहिए तो वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फैजुल हसन, दूसरा है फजलुल हसन, तीसरा है जियाउल हसन, चौथा है कमरुल हसन। आप बताइए, सब में हसन हसन लगा हुआ है, लेकिन हसरत मुहानी का जो असल नाम है वो फैजुल हसन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ऐसे होगा फजलुल हसन। क्या है, फजलुल हसन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गोंडा, दूसरा है फैज़ाबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है गोरखपुर। तो अब एग्जामिनर जो है वो आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ये नाम ऐसे ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ पर असगर गोंडवी लिखा है, तो अब आप ये ना सोचिए कि ये गोंडा से गोंडवी मिलता है तो इसी को लगा दें, बल्कि नहीं, ये गलत है। असगर गोंडवी ये पैदा, यानी इनका असल वतन गोंडा नहीं था, ये गोंडा इनके वालिद आ गए थे काम के सिलसिले में, इनके यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, इस वजह से ये आ गए थे गोंडा में, लेकिन इनका असल वतन जो है वो गोरखपुर है। तो ये पैदा कहाँ हुए थे, गोरखपुर में पैदा हुए थे और इनका असल वतन वहीं था, इनके बाप दादा जो थे वहीं के रहने वाले थे, असगर गोंडवी के, गोरखपुर के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है आतिशे गुल किस शायर का मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फ़ानी, दूसरा है जिगर, और तीसरा है हसरत, चौथा है गालिब। आप बताइए कौन सा सही होगा। तो जो आतिशे गुल है इसको लिखने वाले हैं जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम अली सिकंदर है। ये भी याद रखिए कि आतिशे गुल जो किस शायर का मजमुआ कलाम है, तो इसको जिगर मुरादाबादी ने लिखा है, लेकिन इनका असल नाम अली सिकंदर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है। आपको बताना है, शेर दिया गया है कि है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है इकबाल, तीसरा है फैज़, चौथा है फिराक। आप बताइए कौन सा सही होगा। तो हमने इसको याद किया है, कैसे याद किया है कि हाली से ही तो याद किया है। कहाँ से, ये एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे कि कहाँ अगर लास्ट में कहाँ दिखे तो उसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। और इकबाल, इकबाल को कैसे याद किया है? और भी हैं। अगर जिस शेर के लास्ट में आपको और भी हैं दिख जाए तो इसका मतलब इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, इनको कैसे याद किया है? होगी से याद किया है। यानी जिस शेर के लास्ट में, हमें लास्ट वाला ही देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेर हैं तो हम सबको नहीं याद रख सकते हैं। तो इस वजह से आप लास्ट का देखिए कि वो और शेर जो शायर हैं उनके नाम से रिलेट करके याद रखिए। तो फैज़ को याद किया है होगी से, यानी सहर होगी, बसर होगी, तर होगी, नज़र होगी। तो इसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। इसके बाद बात करते हैं फिराक। तो फिराक गोरखपुरी जो हैं, इनको कैसे याद किया है? तो इनके हर शेर के लास्ट में आप देखेंगे आएगा कि जो था। क्या आएगा? कि जो था। तो ये हर शेर के लास्ट में ये दिखेगा। तो आप कि जो था अगर दिखे लास्ट में तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसको लिखने वाले फिराक गोरखपुरी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पूछा गया है पूरे चांद की रात अफसाना किसने लिखा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है कृष्णचंद, चौथा है अब्बास हुसैन। आप बताइए कौन सा सही होगा? तो जो पूरे चांद की रात है इसको लिखने वाले कौन है? शहंशाह अफसाना जिसे कहा जाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कृष्णचंद की, क्योंकि इन्हीं को शहंशाह अफसाना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आप बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है पानीपत, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है हैदराबाद। तो जो हाली हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये पैदा हुए थे पानीपत में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है लखनऊ यूनिवर्सिटी, दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तीसरा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, चौथा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप बताइए कौन सा सही होगा? तो जो प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन थे ये कहाँ से वाबस्ता थे? तो ये वाबस्ता थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहीं के ये प्रोफेसर थे। कौन? प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है मुहावरा अकर मकर करना। हाँ बिल्कुल, ये मुहावरा है। लास्ट में नून अली जब ना लगा हुआ है, अब हम पहचान गए कि ये मुहावरा है। तो मुहावरा अकर मकर करना के क्या माने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर बहाने बनाना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है झूठ बोलना, चौथा है शर्मिंदा होना। तो अकर मकर करना के जो माने होता है वो होता है बहाने बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और शर्मिंदा होना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसके माने हैं? आब आब होना या पानी पानी होना, तो उसको हम कहते हैं, उसके माने होते हैं शर्मिंदा होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें कहा गया है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनअत पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि इस शेर में कौन सी सिनअत का इस्तेमाल हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तजाद और चौथा है तलमीह। तो जो ये शेर है इसमें महबूब के होठों की तारीफ़ की गई है और बताया गया है कि मेरे महबूब के जो होठ हैं वो पंखुड़ी, जो गुलाब की पंखुड़ी है उसकी तरह है, की सी है। तो जो तशबीह होता है उसमें हमने आपको कुछ लफ्ज़ बताए हैं, जैसे सा सी से, या आ जाए मिसल, या आ जाए गोया, या आ जाए मानिंद, या आ जाए जैसे, जैसा, ज्यूं त्यों, की तरह। ऐसे अल्फाज आ जाएं तो वहाँ पर सनाते तशबीह होता है। और फिर इसके बाद हम इन तीनों के बारे में भी जानते हैं। तो दूसरा है इस्तिआरा। अब इस्तिआरा और तशबीह में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या है? तो आप समझिए, एक जैसे कोई माँ है और कहे कि मेरा बेटा, क्या कहे? मेरा बेटा चांद की तरह, क्या कहे? चांद की तरह खूबसूरत है। यहाँ पर जब लफ्ज़ लग जाए की तरह, चांद की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि
सनाते तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर की तरह आ गया है। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को देखे और क्या कहे कि मेरा बेटा चांद है, क्या कहे, किसी की तरह ना बताकर डायरेक्ट बता दे कि मेरा बेटा चांद है, यानी उसको डायरेक्ट वही चीज़ करार दे देना, तो उसको हम कहते हैं इस्तिआरा। और जो तशबीह होता है वो किसी और की तरह बताया जाता है, जैसे बताया जाता है। तो बस यही डिफरेंस होता है इस्तिआरा और तशबीह में। इसके बाद जानते हैं तज़ाद क्या है। तज़ाद जब शेर में कोई दो अल्फाज एक दूसरे के जो ज़िद हों यानी अपोजिट हों, तो उन दो अल्फाज एक ही शेर में इस्तेमाल हो तो वहाँ पर सनाते तज़ाद होता है। जैसे एक शेर है कि सुबह होती है, क्या है, सुबह होती है और शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ये सुबह और शाम जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी ज़िद हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनाते तजाद हुआ है। फिर इसके बाद अगला है तलमीह। तो तलमीह किसे कहते हैं, जिस शेर में कोई तारीखी वाक़या बयान किया जाए या कुरान व हदीस की रोशनी में कोई बात बताई जाए, तो वहाँ पर सनाते तलमीह का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें पूछा गया है कि लफ्ज़ खबर की जमा होती है, यानी आपसे पूछा गया है कि खबर की जमा क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है खबरें, दूसरा है अखबार, तीसरा है खबरों, चौथा है खबरियात। तो जो खबरें हैं ये खबर की जमा नहीं होती हैं, बल्कि अखबार, उसमें कई सारे खबर होते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि खबर की जमा जो होती है वो अखबार होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खबरों नहीं होगा, ना ही खबरियात होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है नज़्म रोटीनामा किसने लिखी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अकबर इलाहाबादी, दूसरा है इकबाल, तीसरा है फैज़ अहमद, चौथा है नज़ीर अकबराबादी। तो अकबर इलाहाबादी नहीं, बल्कि इसको लिखने वाले नज़ीर अकबराबादी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और एक्स्ट्रा में याद रखिए कि ये नज़ीर ऐसे लिखा जाता है, और अगर आप कहीं देखें नज़ीर ऐसे लिखा हुआ, यानी दोनों को हम पढ़ते नज़ीर हैं, ये भी नज़ीर है और ये भी नज़ीर लिखा है। लेकिन अगर ऐसा नज़ीर लिखा हो तो इससे मुराद है डिप्टी नज़ीर अहमद के, जो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। और जो नज़ीर ऐसे लिखा जाता है तो इसका मुराद है नज़ीर अकबराबादी से। तो नज़ीर अकबराबादी हैं, इन्होंने नज़्म लिखी हैं और सिर्फ नज़्म लिखी है, इन्होंने नज़्म के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। तो नज़्म लिखी है, नज़्म है रोटी नामा है, मुफलिसी नामा है, आदमी नामा है। तो ये सारी नज़्म को लिखने वाले नज़ीर अकबराबादी हैं। और एक एक्स्ट्रा में आप बात ये याद रखिए कि इनकी जितनी भी नज़्म हैं वो सब कैसे हैं, वो मुखम्मस की हैत में हैं। मुखम्मस ये क्या होता है, तो मुखम्मस हम कहते हैं यानी जिसमें 5 मिसरे हों। अब मिसरे से तो आप समझ गए होंगे मिसरा किसे कहते हैं। मिसरा हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि मिसरा कहते किसे हैं। तो मिसरा होता है एक लाइन एक मिसरा से मिलकर बना होता है। तो जिसमें 5 मिसरे हों यानी कि 5 लाइन हों उसको हम कहते हैं मुखम्मस। तो मुखम्मस से मुराद ही होता है 5 लाइन से जो मिलकर बना होता है। तो इन्होंने जितनी भी नज़्म लिखी हैं वो सब के सब मुखम्मस की हैत में है, यानी 5 लाइनों में इन्होंने अपनी नज़्म लिखी है। तो नज़्म जो रोटी नामा है, और रोटी नामा के अलावा इन्होंने और क्या लिखा है, आदमी नामा लिखा है, और आदमी नामा के अलावा मुफलिसी नामा लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक्स्ट्रा में याद रखिए। मुफलिसी नामा, आदमी नामा, रीछ का बच्चा, ये इनकी मशहूर नज़्म है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है दयाशंकर, दूसरा है ब्रजनारायण, तीसरा है जगन्नाथ आज़ाद, चौथा है रघुपति सहाय। तो जो फिराक गोरखपुरी हैं इनका असल नाम रघुपति सहाय है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ अर्ज़ का मुतज़ाद क्या होता है। मुतज़ाद कहते हैं उल्टा को, अपोजिट को। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है आसमान, दूसरा है ज़मीन, तीसरा है समा, चौथा है गुमा। तो लफ्ज़ अर्ज़ का जो मुतज़ाद होगा यानी उल्टा होगा वो होगा समा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें पूछा गया है शमी किस अफसाने का किरदार है।
आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गरम कोट, दूसरा है गबन, तीसरा है इबरत, चौथा है पूरे चांद की रात। तो बताइए क्या सही होगा। तो इसके लिए अब आपको कुछ पढ़ना भी होगा। आपने अगर बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक किरदार जो है शमी, ये किरदार आपको एक मिला होगा गरम कोट अफसाने में। तो गरम कोट जो अफसाना है इसमें एक शमी किरदार है। तो शमी किरदार जो है किस अफसाने का है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी गरम कोट का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां। इसमें पूछा गया है वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह बोला जाए क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 सिफत, दूसरा है फेल, चौथा है ज़मीर और तीसरा है ज़मीर, चौथा है ज़माना। तो जो सिफत है ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस सिफत वो होता है जो इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे। क्या बयान करे? अच्छाई या बुराई, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखिए कि किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे तो उसे हम सिफत कहते हैं। और दूसरा है फेल। तो फेल क्या होता है? फेल वो होता है जो किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे फेल कहते हैं। फिर आता है ज़मीर। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो इस्म की जगह बोला जाता है उसी को हम ज़मीर कहते हैं। जैसे तलहा बहुत ज़हीन लड़का है, और फिर मैं कहूँ कि तलहा रोज़ स्कूल जाता है, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इस्म। अब इस्म यहाँ पर तलहा है, तो हम तलहा को बार बार ना कहकर तलहा की जगह पर वह का इस्तेमाल करेंगे। तो जो वो होगा ये हमारा इस्म के बदले बोला जाएगा, यानी इस्म की जगह पर आएगा। और इस्म क्या था? पहले तलहा था। तो हम अब यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि तलहा बहुत ज़हीन लड़का है, वो, तो वो से मुराद तलहा का ही है, वो रोज़ स्कूल जाता है। तो इसी को ज़मीर कहते हैं, जो इस्म की जगह या बदले बोला जाए। इसके बाद ज़माना। तो ज़माना क्या होता है? ज़माना 3 तरह के होते हैं। एक होता है माजी, यानी जो पहले हो चुका हो, पास्ट की बात करता हो, और एक होता है हाल, जो अभी चल रहा हो, और एक होता है मुस्तकबिल, यानी जो आने वाले कल में कोई चीज़ हो तो उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर की बात करें जो। तो इस तरह आज हम लोगों ने सॉल्व किया इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके उर्दू के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं और ख़ुद से सॉल्व करके ज़रूर देखें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। ये मॉक टेस्ट हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।